हेलो फ्रेंड्स, आपकी स्पेशल डिमांड पर आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इन फिजिकल साइंसेस, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। तो फ्रेंड्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट लास्ट में इस तरीके से मैं आपको समरी प्रोवाइड करवाऊंगी कि कहीं और से ये टॉपिक देखने की जरूरत शायद आपको नहीं पड़ने वाली, एंड यू वॉन्ट रिग्रेट फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ असेसमेंट की, कि असेसमेंट का मीनिंग क्या है। असेसमेंट वो प्रोसेस है जिससे जरिए हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को नज़र में रखते हुए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। एक मेथोडिकल वे है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करके, रिव्यू करके उसे यूज किया जाता है ताकि कुछ इंप्रूवमेंट्स लाई जा सके जो कि नेसेसरी है। एक ऑनगोइंग इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, असेसर एंड असेसी। असेसर होता है समवन हु असेसेस द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द डिफाइंड स्टैंडर्ड। अगर हम क्लासरूम की बात करें तो वहां पे असेसर का रोल कौन निभा रहे हैं? हमारे टीचर्स। असेसी होते हैं समवन हु इज बीन असेस्ड, जिसको असेस्ड किया जा रहा है, जैसे कि स्टूडेंट्स। असेसमेंट फोकस करती है लर्निंग पे, टीचिंग पे, और लर्निंग टीचिंग आउटकम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट की, बिकॉज जब भी आप बीएड का कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पे बीएड डीएलएड कोई सा भी एग्जाम देते हैं, टीचिंग एग्जाम, तो आपको डेफिनेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन 1982। इनका क्या कहना है? द एजुकेशन असेसमेंट इज द प्रोसेस बाय व्हिच one attempts to measure the quality of learning and teaching using various assessment techniques, assignments, projects, continuous assessment, objective type test। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो मतलब लर्निंग एंड टीचिंग को मेजर करना ऑन द बेसिस ऑफ ये सारी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स वगैरह के जरिए इन सारी चीजों को मेजर करना कि कितनी इफेक्टिव टीचिंग हो पाई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट 1986। इनका क्या कहना है? Students may be assessed for a number of different reasons and in number of different ways. The range of type of assessment runs from the convention written essays through oral test or practical projects to different type of objective test। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो सिंपल वर्ड्स में ये कहा गया है, बच्चों को अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजंस के बेसिस पर क्या है, असेस किया जा सकता है। और जैसे कि अगर हमें देखना है कि बच्चे की इमेजिनेशन स्किल्स कैसी है तो कुछ वैसी एक्टिविटी देंगे, इंटेलेक्ट चेक करना है तो कुछ वैसी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी देंगे, क्रिएटिविटी चेक करनी है तो कुछ बनाने के लिए दे देंगे, उससे पता चलेगा कितना क्रिएटिव है, उस बेसिस पर असेस कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासरूम असेसमेंट की। जब हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो जब हम एक मतलब बीएड में क्या है, हर चीज स्टूडेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो इसीलिए हम क्लासरूम असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे अब, कि क्लासरूम असेसमेंट क्या होती है, किस तरीके से होती है। तो सबसे पहली बात तो लर्नर सेंटर्ड होती है, क्योंकि अब जो हम बात करते हैं वो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। बच्चे की जरूरतों को बच्चे को देखते हुए सेट की जाती है कि वो किस लेवल की चीज अच्छे से सीख पाता है। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इट फोकसेस प्राइमरी अटेंशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग रेदर देन ऑब्जर्वेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। मतलब लर्नर सेंटर्ड रहेगी असेसमेंट। टीचर डायरेक्टेड होती है, बिकॉज टीचर डिसाइड करता है किस तरीके से असेस करना है, कैसे असेस करना है, कैसे इंफॉर्मेशन गेन करनी है, किस तरीके से असेसमेंट को डिजाइन किया जाए। म्यूचुअली बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए भी, टीचर के लिए भी। अगर बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा होगा तो टीचर को भी एनर्जी मिलेगी कि वो और अच्छे से बता पाए, या फिर कुछ भी अगर काम कर रहा है तो अगर दोनों तरफ से रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो क्लासरूम असेसमेंट है, टीचर को भी मदद मिलती है कि बच्चा जिस तरीके के रिस्पॉन्स देगा उसे पता चलेगा कि हाँ, मेरी पढ़ाई हुई बात बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है, और बच्चे को भी पता चलेगा कि वो कितने पानी में, कितनी मेहनत उसे और करने की जरूरत है। फॉर्मेटिव होती है ये क्योंकि इसे ग्रेड और जज नहीं किया जाता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके
कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे डायग्नोज करने की कोशिश की जाती है, दैट्स इट। फिर होती है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, होती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो काम हमने इस क्लास में सीखा वो आगे भी हमें वही काम उसी बेसिस पे असेस किया जाए, कुछ और हो सकता है। ऑनगोइंग होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस से फीडबैक लूप की बेसिस पे काम करती है कि जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी हुई, उस पर फीडबैक मिला, अगर तो पॉजिटिव फीडबैक है तो ठीक है, उस चीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा, और लेकिन अगर नेगेटिव फीडबैक है तो उसमें जो लूप होल्स हैं उसको सेट किया जाएगा कि क्या कमी रह गई है। नेक्स्ट है कि बिल्ड्स ऑन गुड टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि अच्छे से असेसमेंट होगी तो एजुकेशन सिस्टम को क्या है और ज़्यादा सिस्टमैटिक, फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन, कि इवेल्युएशन क्या क्या मीनिंग है। तो जो टर्म इवेल्युएशन है वो वर्ड वैल्यू से डिराइव की गई है। वैल्यू का मतलब हमें सबको पता है कि जिसका मतलब होता है यूजफुलनेस ऑफ समथिंग। तो जब भी हमें किसी चीज की यूजफुलनेस, किसी चीज की यूटिलिटी मेजर करनी होती है तो हम इवेल्युएशन करते हैं। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है इवेल्युएशन की, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, एम होता है ताकि एक कंक्लूजन तक पहुंचा जाए, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लगा के प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में। दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस किए जाते हैं, बच्चे की कितनी इंफॉर्मेशन है, उसके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आ रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव हो रही है, इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा। बच्चे को कोई भी टॉपिक कितना समझ आया है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी है किसी चीज को लेकर, उस बेसिस पे उसे ग्रेड दिया जाएगा। एक तरीके का फीडबैक होता है फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू स्टूडेंट अबाउट स्टूडेंट लर्निंग, कि उसने कितना सीखा है। जैसे सबसे पहले हमने असेसमेंट की बात करी कि जैसे टीचर क्या है कि असेस करे जा रहा है बच्चे को, मान लीजिए पूरा साल भर टीचर ने असेस किया बच्चे को कि किस फील्ड में ये कितना और इम्प्रूव कर सकता है या किस फील्ड में वीक है, उसके लिए उन्होंने बताया भी कि हाँ तुम इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करो। फिर लास्ट में जाके क्या होती है, इवेल्युएशन होती है। अब टीचर को उस सारी चीज़ों के बेसिस पे मार्क्स देने हैं, तो वहाँ पे क्या एक जजमेंट पास करनी है उन्हें, तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, इवेल्युएशन बोला जाता है। बात करें डेफिनेशन ऑफ इवेल्युएशन की, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के मुताबिक इवेल्युएशन क्या है, टू मेजर मीन्स टू ऑब्जर्व और डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएट। इवेल्यूशन मीन असेसमेंट और अप्रेजल, मतलब कि मूल्यांकन करना, जो भी चीजें बच्चे ने अभी तक सीखी हैं, कितना सीखा है, उस चीज का हम मूल्यांकन करते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, it is now agreed that evaluation is a continuous process, forms an integral part of the total system of education and is closely related to educational objective। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिर्फ 3-4 वर्ड आपको याद रखने हैं कि कोठारी कमीशन ने क्या कहा कि इवेल्युएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशनल सिस्टम का और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड है। बिकॉज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो हम सेट करते हैं कि बच्चे को ये चीजें आ जानी चाहिए, और इवेल्युएशन क्या है, वो चीजें बच्चे को आई है या नहीं आई है ये चेक करना। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं CF बेबे द्वारा जो दी गई है, द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस लीडिंग एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस टू अ जजमेंट ऑफ वैल्यू विद अ व्यू टू एक्शन। वही बात आगे फिर से, सिस्टमैटिक कलेक्शन है, इंटरप्रिटेशन है, एविडेंसेस के बेसिस पर एक जजमेंट पास करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन की, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिस्टमैटिक वे में होती है, ऐसा नहीं हम किसी भी चीज को कहीं से भी इवेल्युएट कर दें, एक प्रॉपर सीक्वेंस सेट होता है, रिलाय कर सकते हैं हम उस इंफॉर्मेशन पे, कंटिन्यूस होती है, पूरा साल भर टीचर आपको असेस करता है तभी जाके इवेल्युएट कर पाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव होती है, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बेसिस पे जज किया जा रहा है या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अगर वो अच्छा नहीं है तो उसे नालायक करार कर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव है इसका। मल्टी प्रोसीजरल है, एक ही बेसिस पर चेक नहीं किया जा रहा है कि जैसे वही सब्जेक्ट की बात करी। कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी प्रोसीजरल है कि जब भी आपका पेपर होता है तो उसमें MCQs भी होते हैं, उसमें 1 वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो अलग अलग प्रोसीजर से चेक किया जाता है, या फिर टीचर कोई एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हैं। बेस्ड ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे हैं उसके बेसिस पे इवेल्युएशन सेट की जाती है, कि जैसे मान लीजिए कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किसी सब्जेक्ट का था कि बच्चे को लास्ट में साइंस की नॉलेज हो, तो उसी बेसिस पे इवेल्युएट करेंगे ना। अब साइंस का टेस्ट लेंगे, अगर मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स का टेस्ट लेंगे, तो बेस्ड होती है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे, और यूटिलिटी होती है कि कितनी यूजफुल है वो जो चीज बच्चे ने सीखी है।
अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन की। अगर अभी तक भी आपको असेसमेंट और इवेल्युएशन का टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप डिफरेंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए असेसमेंट इवेल्युएशन से रिलेटेड, आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस करेंगे हम मीनिंग के बेसिस पे। असेसमेंट क्या है? प्रोसेस है कलेक्ट करना, रिव्यू करना, डाटा को यूज करना ताकि इंप्रूवमेंट लाई जा सके करंट परफॉर्मेंस में। जैसे बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर रहा है तो टीचर उसे बताते हैं कि तुम इस फील्ड में अच्छा नहीं कर रहे हो, ये चेंजेस लाओ। तो वही चीज है असेसमेंट। इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन से एक वर्ड जुड़ चुका है, दैट इज पासिंग जजमेंट, कि कुछ बेसिस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हम क्या है जजमेंट पास करते हैं उसमें। नेचर है इसका डायग्नोस्टिक नेचर है, क्योंकि मेन एम क्या है कि बच्चे की प्रॉब्लम पता की जाए और उसे रेमेडी दी जाए। इवेल्युएशन का नेचर जजमेंटल है, क्योंकि ग्रेडेशन हो रही है, हम उसे ग्रेड दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हें ये चीज नहीं आती है, ये रहा तुम्हारा ग्रेड। या फिर जैसे लास्ट में ग्रेड्स मिलते हैं, ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, तो उस बेसिस पे क्या है जजमेंटल एक एस्पेक्ट है। ये क्या करती है असेसमेंट? फीडबैक देती है कहाँ पे इंप्रूव किया जा सकता है या कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इवेल्युएशन बताती है कि क्या कुछ अचीव कर लिया गया है। पर्पस क्या है इसका? फॉर्मेटिव है, क्योंकि असेसमेंट की जाती है टू इंक्रीज क्वालिटी, की एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो। और इवेल्युएशन की बात करें तो इसका पर्पस समेटिव है, क्योंकि एक सेट है, प्रोसीजर है जिसकी बेसिस पे हम जज कर रहे हैं किसी को। ओरिएंटेशन की बात करें तो असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड है, क्योंकि जिस दौरान काम चल रहा है उसी दौरान हम असेस कर रहे हैं। और जो इवेल्युएशन है प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि एंड में होती है, टर्मिनल है, लास्ट में जाके सारी चीजों को देख के हम उन्हें क्या है जजमेंट पास कर रहे हैं। फीडबैक की बात करें तो ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बेसिस पे होता है कि क्या बच्चों ने सीखा है, क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और इवेल्युएशन में फीडबैक लेवल ऑफ क्वालिटी एज पर सेट स्टैंडर्ड दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे की 80% बच्चे ए ग्रेड से अबव लगा रहे हैं तो हम इवेल्युएट करते हैं कि जो क्लास है उसमें क्या स्टडी अच्छी चल रही है, ज़्यादातर बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। और अगर नहीं लाते हैं तो हम क्या क्या नालायकों की क्लास है। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, रिलेशनशिप पार्टीज यहाँ पे कौन है? वही असेसर और असेसी। रिफ्लेक्टिव रिलेशनशिप है, क्योंकि क्राइटेरिया जो है इंटरनली डिसाइड किया गया है, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ, कहते हैं ना कि बच्चे की मैम असेसमेंट में ये दे दो, ये वाला प्रोजेक्ट दे दो, ये दे दो, तो कहीं ना कहीं बच्चे की राय भी पूछी जाती है, बोथ पार्टीज जो है ज्वाइंटली काम करती हैं। लेकिन अगर हम इवेल्युएशन की बात करें तो वो प्रिस्क्रिप्टिव है, स्टैंडर्ड्स आर इम्पोज्ड एक्सटर्नली, मतलब जो सेट रूल्स रेगुलेशन है उसी हिसाब से काम होगा। इवेल्युएटर सेट करेंगे वो रूल्स, या फिर जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह की प्रोटोकॉल्स होती है उस हिसाब से उन्हें सेट किया जाता है। मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स क्या है? एब्सोल्यूट है असेसमेंट के केस में कि बच्चे कितना सीख पाए हैं, कितना सीखने की जरूरत है, क्या एसेंशियल आउटकम्स हैं। लेकिन इवेल्युएशन के केस में कंपैरेटिव है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन बेटर एंड वर्स, कि कितने बच्चों को अच्छे से आया है, कितने बच्चों को अच्छे से नहीं आया है, हम उन्हें अलग कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो आई होप अब आपको असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का टॉपिक क्लियर हो गया हो। तो अब हम बात करेंगे इवेल्युएशन इन फिजिकल साइंस, किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इवेल्युएशन। क्यों इवेल्युएट करते हैं ये भी जानना तो जरूरी है ना। तो सबसे पहली बात है स्पेसिफाइंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द लर्नर, कि बच्चे ने क्या सीखा है। एविडेंस कलेक्ट करना स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बेसिस पे, वही बात सारी आ जाएगी इसमें जो हमने डिफरेंसेस में करी थी। जो भी एविडेंस, जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसे एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, एक जजमेंट तक पहुंचने के लिए। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफाइन करना, रीएडजस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, कि कैसा फीडबैक आता है, कैसी इवेल्युएशन रही है। जैसे इवेल्युएट किया, वही एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादातर बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब ठीक है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ठीक है। लेकिन अगर ज्यादातर बच्चों के गंदे ही मार्क्स आ रहे हैं तो अब सब बच्चे तो नालायक नहीं ना हो सकते, सबका आईक्यू लो नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन में कमी जा रही है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे हम रीडिफाइन और रीएडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें जो सब टॉपिक रहेगा अगला, दैट इज द इवेल्युएशन प्रोसेस, की क्या प्रोसेस रहती है इवेल्युएशन की। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं हमारे: फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चेंज इन बिहेवियर। फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचर सेट करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव हम चाहते हैं, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, दैट इज जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, कि बच्चे को ज्ञान हो। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उस ज्ञान को वो यूज कर पाए।
साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, जो आपने सिखाया है उसके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करने के बच्चा काबिल हो। फिर नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, नॉलेज ऑब्जेक्टिव, जिसमें एम्फेसिस दिया जाता है अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, प्रिंसिपल, लॉज, थ्योरीज, कि उन चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं जो सिखाया है, रिकॉल कर पा रहे हैं, इवेल्युएट कर पा रहे हैं। तो ये इसी में आज ये होते हैं सारे नॉलेज ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट होते हैं स्किल ऑब्जेक्टिव, कि जो सिखाया है उसे कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितना समझ पाए हैं। उसके बाद आता है एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव, की जो आपने सिखाया उससे बच्चे के एटीट्यूड पे क्या फर्क पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, कंसर्न दिखाए चीजों के लिए, पर्सनल सोशल नेशनल प्रॉब्लम्स के प्रति क्या है कंसर्न दिखाए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए बच्चे में। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, की जो सीखा है उसे अप्लाई कर पाए, जैसे आप कुछ साइंस का सिखा रहे हैं तो साइंटिफिक व्यू आए उसमें। वैल्यू ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू ऑब्जेक्टिव मतलब कि डिजायरेबल वैल्यूज इनकलकेट हुई हैं स्टूडेंट्स में या नहीं हुई हैं। इसको हम एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे आपको पूरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि बच्चे को नॉलेज हो फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्या है, उनकी थ्योरीज पता हो, क्या लॉज हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को वो क्या करे, रिकॉग्नाइज कर पाए, रिकॉल कर पाए। स्किल ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो अगर आप उसे कुछ दिखा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी दे रहे हैं, तो वो स्किल लगा पाए अपनी वहाँ पे कि हाँ ये चीज़ मैंने सीखी थी। एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव, अब उसमें उसके एटीट्यूड में वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई केमिकल चेंज देखता है तो उसे मैजिक ना समझने लगे, उससे पॉजिटिव एक एस्पेक्ट आए उसके एटीट्यूड में कि उसको क्या है एक साइंटिफिक वे से देखे वो। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव के अप्लाई कर पाए साइंटिफिक चीज़ों को, वही सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आ जाएंगी कि अगर आप कुछ ऐसे एक्टिविटी दे रहे हैं तो वो अपना लॉजिक लगा पाए वहाँ पे कि हाँ ये मैंने फिजिकल केमिकल चेंजेस में देखा था तो शायद इस तरीके से हुआ होगा ये, तो अप्लाई कर पाए जो नॉलेज उसने सीखी है। वैल्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे कि आप डिजायरेबल वैल्यू क्या थी आपकी, कि बच्चे में क्या है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इनकलकेट हो, तो वो अगर हो जाती है तो आपके वैल्यू ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में, क्योंकि जैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है उसी बेसिस पे हम आगे चीज़ें सीखते हैं। अगर कोई चीज़ अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप क्यों सीखना चाहोगे आगे, तो उसी बेसिस पे होता है। तो मेन लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टॉपिक के रिलेटेड कोर्स को आउटलाइन करना, ऐसा नहीं कि हैप्पीजेंट मैनर में ना हो, प्रॉपर तरीके से सिक्वेंशियल वे में कोर्स को आउटलाइन किया जाता है, क्या टीचिंग मेथड्स लगाए जाएंगे, क्या टेक्निक्स लगाई जाएंगी, क्या मैक्सिम्स होंगे टीचिंग के, क्या टीचिंग एड्स होंगी, ताकि उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। इंडक्टिव टू डिडक्टिव जाएंगे या डिडक्टिव टू इंडक्टिव होगा, काम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा या किस तरीके से होगा, टीचर और स्टूडेंट का कैसा रिलेशन होगा। एज ए गाइड टीचर को हमेशा स्टूडेंट के साथ रहना चाहिए, इवन एज अ फ्रेंड भी नहीं तो बच्चे थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि एज ए गाइड रहना चाहिए, ताकि अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आसानी से टीचर से पूछ भी सके और टीचर क्या है उन्हें गाइड करता रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज चेंज इन बिहेवियर। तो जैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहेंगे उसी हिसाब से बिहेवियर में चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए लर्निंग एक्सपीरियंस के मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किया, अगर वो सारे बहुत अच्छे से अरेंज है तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा ना ऑब्वियसली पढ़ने में। और अगर मान लीजिए कि वही अच्छे से अरेंज नहीं है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ही पता नहीं क्या सीधा कॉम्प्लेक्स से शुरू करे जा रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर टीचिंग एड यूज़ नहीं कर रहे हैं जहाँ पे चाहिए जिन टॉपिक्स में, या फिर अच्छा रिलेशन नहीं है, तो वो रिक्वायर्ड बिहेवियरल चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो तीन एस्पेक्ट होते हैं बिहेवियर के, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इन डोमेन्स की हम बात करते हैं कि इस तरीके से बच्चों में चेंज आए, कॉग्निटिव चेंज आए, उनको नॉलेज हो चीज़ों की, अफेक्टिव चेंजेस आए कि उन लॉजिक्स को वो लगाना सीखे, साइकोमोटर चेंजेस आए, उनके बेसिस पर वो अगर उसे कुछ प्रैक्टिकल वगैरह दिया जाता है तो वो कर पाए। स्टूडेंट अचीवमेंट जनरली दो टाइप्स की हो जाती है यहाँ पे, कॉग्निटिव अचीवमेंट एंड नॉन कॉग्निटिव अचीवमेंट। कॉग्निटिव वही बात कि उसे नॉलेज हो चीज़ों की। नॉन कॉग्निटिव अचीवमेंट क्या चेंज होगा बिहेवियर में, कि जैसे मान लीजिए उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उससे मतलब जो चीज़ उसने सीखी है उसको वैल्यू करना सीखेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन की, जिसमें वैसे अगर हम एचपीयू बीएड के हिसाब से देखें तो उन्होंने दो ही टाइप्स की बात करी है यहाँ पे, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन की। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दो अगर और लिख देंगे तो उससे कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला, तो इसीलिए फॉर्मेटिव और समेटिव को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट इवेल्युएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ डायग्नोस्टिक एज द वर्ड से डायग्नोज करना है कि क्या डिफिकल्टीज आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है,
और उनके बेसिस पे स्पेसिफिक रेमेडियल मेजर्स लेना ताकि उन डिफिकल्टीज को दूर किया जा सके। टेक्निक्स क्या है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन की? ऑब्जर्व करना, बच्चे को डेली असाइनमेंट्स वगैरह दे के कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस में कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सिस्टमैटिक एनालिसिस करना उसके रिटर्न वर्क का कि किस तरीके से उसने काम किया है, उसके और रिस्पॉन्सेज का कि अगर कुछ सवाल पूछा जाए तो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, कैसे रिएक्ट करता है। चेक करना कि क्या फॉल्ट है, क्या कमी है, उसके आसपास से लोगों से बात करके जानना उसके बारे में, उसके दोस्तों से, उसके सोशल ग्रुप से। पर्पस क्या है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का, क्यों करते हैं? ताकि डिफिकल्टीज पता चले। ऑलमोस्ट सारी चीजें वही आएंगी, सिर्फ ये है कि आपको लेंथ चाहिए होती है, तो आपको जरूरी है कि आपको पता हो कि नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या देनी है, कि वहां पे आपकी हेडिंग ही देख रहे हैं ना, जब भी एग्जामिनर होगा चेक कर रहेगा आपकी कॉपीज, वो आपकी हेडिंग देखेगा, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स होनी चाहिए वहां पे। बाकी कंटेंट तो ऑलमोस्ट वो वर्ड्स इधर उधर होंगे, चलेगा, कंटेंट सेम वही। तो पता करना कि बच्चा परफॉर्म कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन या नहीं, क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं उसे, कहाँ उसे समझ नहीं आ पा रहा है, क्या टेक्निक, क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाए कि उसे अच्छे से समझ में आए, क्या एक्शन हो, क्या रेमेडियल टीचिंग हो, ये सारी चीजें डिसाइड करना, इसलिए होता है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन की, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये क्या है? टेक्निक ऑफ इवेल्यूएशन विच इज कंडक्टेड टू मॉनिटर द instructional process and to determine whether learning is taking place as planned or not। मतलब जिससे हम चेक करते हैं कि क्या जैसे प्लानिंग की थी लर्निंग वैसे ही हो रही है या नहीं हो रही है, जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। किसके एग्जाम्पल्स क्या हैं फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के? मंथली टेस्ट, क्लास टेस्ट, पीरियोडिकल असेसमेंट, टीचर्स ऑब्जर्वेशन और ऑरल टेस्ट, या कुछ भी ऐसा करके टीचर क्या है इवेल्युएट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन की, तो इंटीग्रल पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का, फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की। जैसे टीचर ने एक यूनिट करवाई तो उसका टेस्ट दे दिया, तो वो भी एक तरीके से फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन में ही आएगा, क्योंकि टीचर चेक कर रहे हैं, वहां पे फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि क्या बच्चे को चीजें समझ में आई है, अगर नहीं आई है तो कहाँ पे कमी रह गई है। लर्निंग को रीइंफोर्स करता है कि अगर अच्छे मार्क्स आए तो बच्चे को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी कि हाँ मुझे और बेहतर करना है। इमीडिएट रिजल्ट्स है, जैसे कि अगर ओरल टेस्ट हो रहा है तो टीचर तुरंत बता सकते हैं, अगर या फिर दूसरा रिटन टेस्ट भी हो रहा है तो छोटा मोटा होगा तो जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं। टीचर मेड टेस्ट है, क्लास में ही टीचर कंडक्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इसीलिए मेन फोकस वही होता है कि बच्चा क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहा है उसे निकाला जाए बाहर और उन्हें दूर किया जाए। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन की, तो इसके हम 3 फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे न्यूमरस फंक्शंस है, आप चाहें तो और भी बहुत सारे देख सकते हैं इधर उधर से। तो सबसे पहले बात करेंगे डायग्नोजिंग फंक्शन की, कि डायग्नोज करना कि एप्रोप्रिएट मेथड क्या, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल लगाया जाए ताकि लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए। प्लेसमेंट फंक्शन की कि करिकुलम में क्या पोजीशन है उस इंडिविजुअल की, अगर हमें उसे कुछ नया सिखाने जा रहे हैं तो पहले वाली चीज उसे कितनी आती है। लाइक अगर कुछ फर्दर सिखाना चाहते हैं तो पहले पता तो चले ना कि कितने पानी में पहले वाली चीज कितनी समझ में आई है, तभी तो आगे सिखा पाएंगे। मॉनिटरिंग फंक्शन ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन की मतलब ट्रैक रखना, एक रिकॉर्ड रखना कि डे टू डे क्या प्रोग्रेसेस हुई है, क्या नेसेसरी चेंजेस है, किस तरीके से टीचिंग हो, किस तरीके कौन सा मेथड लगाया जाए, क्या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करना। फिर कह सकते हैं कि इन सारी चीजों के बारे में पता करना, मॉनिटर करना इन्हें। नेक्स्ट हम बात करते हैं समेटिव इवेल्यूएशन की। अब समेटिव इवेल्यूएशन क्या है? वैसे अगर आपको याद हो तो सेकेंड सैम के जब हमने वीडियोस की थी उसमें भी हमने फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्यूएशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये क्या है? डन एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू नो व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव प्रीवियसली फिक्स्ड हैज बीन अकम्प्लिश्ड, कि किस हद तक जो ऑब्जेक्टिव, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, हमने उसे किस हद तक पा लिया है या कितना मतलब नहीं पाया है। मतलब एक तरीके से ग्रेडेशन वाली प्रोसेस कह सकते हैं हम इसे, ग्रेडिंग करना। मेन ऑब्जेक्टिव वही है टू असाइन ग्रेड्स टू द प्यूपिल। बच्चे को जो चीज हम सिखाना चाह रहे थे उस कंटेंट पे उसकी कितनी मास्टरी हुई है, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमने उसे दिए वो किस हद तक एप्रोप्रिएट हैं, यही सारी बातें पता करना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है समेटिव इवेल्यूएशन की? वही पर्पस फंक्शन से रिलेटेड ही आ जाएगा सारा, कि टर्मिनल है नेचर में क्योंकि आखिरी में होते हैं, जजमेंटल है क्योंकि हम एक जजमेंट दे रहे हैं, एक जजमेंट पास करें कि किसी बच्चे ने कितना कुछ अचीव किया। इवेल्यूएशन को एक प्रोडक्ट की तरह हम मानते हैं इसमें, बिकॉज चीफ कंसर्न क्या है? वही है कि लेवल ऑफ अटेनमेंट क्या है, बच्चे ने कितना सीखा,
कैन नॉट बी बेस्ड ऑन टीचर ऑब्जर्वेशन ओनली, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, टीचर ऑब्जर्व करके ही मार्क्स नहीं देते। जब भी समेटिव इवैल्यूएशन होती है क्लासेस में भी हम देखते हैं, तो जब SA1 SA2 जो होता है वहाँ पे प्रॉपर रिटन टेस्ट होते हैं, जो रिजल्ट है उससे प्लेसमेंट या ग्रेडिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सके। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन की, तो वही 4 चीजें इसमें हम लिख सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स में थे: क्रेडिटिंग, सर्टिफाइंग, प्रमोटिंग एंड सिलेक्टिंग। क्रेडिटिंग मतलब कि कलेक्ट करना एविडेंस को और चेक करना कि इंस्ट्रक्शनल गोल कितने अचीव हुए हैं, लर्नर ने कितना अचीव किया है। सर्टिफाई करना, क्योंकि जजमेंट पास कर रहे हैं तो हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो है पर्टिकुलर जॉब के लिए ठीक है या नहीं है। मतलब जैसे कि अगर 6th में अगर वो पास कर रहे तभी उसे 7th स्टैंडर्ड में पहुंचाया जाएगा ना। प्रमोट करना मतलब प्रमोटिंग पीपल टू नेक्स्ट हायर क्लासेस। बच्चों को सिलेक्ट करना डिफरेंट कोर्सेज के लिए, जब उसका एक कोर्स खत्म हो जाता है, लाइक प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास समेटिव इवैल्यूएशन के। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जितने भी जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं जो हम SA1 SA2 के दौरान देते हैं, प्रैक्टिकल एंड ओरल टेस्ट जो होते हैं जिनको मतलब इवेल्युएट किया जाता है, तो ये सारे हमारे क्या है समेटिव इवेल्युएशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन को। प्लेसमेंट इवेल्युएशन क्या है? इट इज़ डिजाइंड टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। मतलब अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं तो आपको पूरा ही समझ आ जाएगा कि जब भी हम किसी इंसान को कहीं चीज किसी जगह प्लेस कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए ना कि वो उस जगह के लिए राइट भी है या नहीं है। मतलब इंश्योर एंट्री परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस की जो सक्सेस है उसी चीज पे डिपेंड करेगी कि प्लेसमेंट इवेल्युएशन में वो बंदा सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको MBBS करना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर एग्जाम्स वगैरह होते हैं, वो क्लियर करने पड़ते हैं। अब बायो की नॉलेज नील बट्टे सन्नाटा और आप कह रहे हो उसे डॉक्टर बनाएंगे, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो राइट पर्सन राइट प्लेस। तो मेन गोल यही है कि पता करना कि क्या लेवल है उस बच्चे का, ताकि उसे कुछ भी इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से दी जाएंगी फर्दर। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन की, क्यों ज़रूरी है इवेल्युएशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मोटिवेशनल फंक्शन, क्योंकि मोटिवेट करती है बच्चे को भी टीचर को भी कि कंटिन्यू करे अपने एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में। वही बात आ गई जो मैंने पहले आपको समझाया कि अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसे मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर करने का। टीचर को भी अच्छा फील होगा कि हाँ मेरी पढ़ाई बात उन्हें समझ में आ रही है, तो वो और बेहतर करना चाहेगा। तो एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कुछ भी बेहतर करने का। इवेल्युएशन से जो डाटा मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपर इंसेंटिव मिले स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, अप्रिशिएशन मिले ग्रेड्स के फॉर्म में, कमेंट्स, डिवीजन, अवार्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशनल और कम्युनिकेशन फंक्शन। कैसे इंफॉर्मेशनल और कम्युनिकेशन फंक्शन? एक फीडबैक मिल रहा है स्टूडेंट को, टीचर को, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल रही है रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे, सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे, जो PTA मीट्स होती है उसके बेसिस पे कि बच्चे ने कितना सीखा है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है स्कूल पर्सनल्स को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को। अब वो बेचारे इतना पैसा लगा रहे हैं तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि बच्चों को कहाँ पे क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। हालांकि वो अलग बात है कि बच्चों से दुगना वसूल कर लेते हैं, लेकिन अब ये चीज़ तो देखनी पड़ती है ना। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को भी पता, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चलता है कोई प्रॉब्लम है तो उसे डायग्नोज करने में मदद मिलती है इवेल्युएशन के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लानिंग फंक्शन की, तो किसी भी टीचिंग लर्निंग टास्क के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने में, प्लानिंग करने में मदद मिलती है। कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेबस कैसे फ्रेम करना है, करिकुलम कैसे डेवलप करना है, रेमेडियल टीचिंग कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल टीचिंग होनी चाहिए या ग्रुप एक्टिविटी होनी चाहिए, या फिर बच्चों को किसी स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम की ज़रूरत है या नहीं है। तो प्लान कर पाना, ये सारी चीज़ें अगर हम इवेल्युएशन अच्छे से हो पाएगी तो प्लान कर पाएंगे, क्योंकि अगर इवेल्युएशन अच्छे से होगी तो हमें सटीक रिजल्ट्स मिलेंगे। उन रिजल्ट्स के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है ताकि एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग फंक्शन। जो भी डिसीजन लेते हैं हम इवेल्युएशन के बेसिस पे ही लेते हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट टू वेरियस कोर्सेज एंड एरियाज ऑफ स्टडी। जैसे मैंने बताया प्लेसमेंट इवेल्युएशन होगी तभी तो पता चल पाएगा ना कि वो बंदा राइट है उस कोर्स के लिए या नहीं है। रिवॉर्ड्स मिलते हैं, सर्टिफिकेशन, ग्रेडेशन जो बताया मोटिवेशन फंक्शन में भी, पनिशमेंट अगर कुछ गलत है तो पनिशिंग, रिवॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें होगी। क्या करना है डिसीजन, मतलब रिवॉर्ड देना है किसी चीज़ के लिए या पनिश करना है। नीड ऑफ रेमेडियल एजुकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। जैसी भी इवेल्युएशन होगी, अगर अच्छी इवेल्युएशन आती है तो रेमेडियल एजुकेशन की ज़रूरत उतनी नहीं होगी। किस तरीके की गाइडेंस मिलनी चाहिए, कितनी गाइडेंस मिलनी चाहिए, बच्चे की क्या ज़रूरत है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं।
इसके अलावा भी आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, और अगर आपको फर्दर पॉइंट चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगी। बट कोशिश यही थी कि सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट टच किया जाए। तो चलिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, लास्ट में आपको एक समरी करवाई जाएगी जिससे आपको पूरा टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, बर्ड्स आई व्यू मिलेगा आपको। तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया मीनिंग ऑफ असेसमेंट, कि इंफॉर्मेशन डाटा को कलेक्ट करना, रिव्यू करना, ताकि रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट आ सके। उसकी फिर हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस करी। फिर उसके बाद हमने बात करी क्लासरूम असेसमेंट की, कि कैसे होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, टीचर डायरेक्टेड होती है, म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए, फॉर्मेटिव होती है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, ऑनगोइंग होती है, बेस्ड होती है गुड टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस पे। नेक्स्ट हमने बात करी मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन की, कि जब जजमेंट पास की जाए कुछ सेट स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर। फिर हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस करी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें कि कैसी होती है, सिस्टमैटिक होती है, कंटिन्यूस होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है, मल्टी प्रोसीजरल होती है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होती है, उनकी यूटिलिटी पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन की, जहां हमने मीनिंग, नेचर, पर्पस, फीडबैक, क्राइटेरिया, ओरिएंटेशन की बेसिस पर डिफरेंशिएट किया। फिर हमने बात करी इवेल्युएशन इन फिजिकल साइंस की, जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ इवेल्युएशन, कि क्यों इवेल्युएट करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने इवेल्युएशन प्रोसेस डिस्कस करी, जिसमें मैंने 3 स्टेप आपको बताए। फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या सीखा, कैसे सीखा। चेंज इन बिहेवियर, वो सीखने के बाद क्या चेंज आया बिहेवियर में। फिर हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें हमने डिस्कस किया डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड प्लेसमेंट इवेल्युएशन, जिसमें हमने फॉर्मेटिव और समेटिव को अच्छे से समझा। डायग्नोस्टिक में मतलब प्रॉब्लम को डायग्नोज करके रेमेडियल स्टेप्स कैसे लेने हैं। फॉर्मेटिव मतलब इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। समेटिव मतलब जजमेंट के लिए। प्लेसमेंट मतलब अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज राइट प्लेस देने के लिए राइट पर्सन को। फिर हमने डिस्कस करे इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें हमने डिस्कस किया मोटिवेशनल फंक्शन, इंफॉर्मेशनल फंक्शन, प्लानिंग फंक्शन एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शन। तो आई होप आपको ये टॉपिक अब एकदम क्लियर हो गया, और फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट है या आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी रह गई हो, वहां पे मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सजेशंस को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में अप्लाई कर सकूं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।